बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नईम हियर। आज मैं एक नुक्ते के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब बाज़ का ये डिस्कशन में पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इसको सेकुलर होना चाहिए। इसमें मज़हब का बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, कोई मजहबी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कोई मजहबी रेफरेंस नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग को प्योरली एक ट्रेनिंग सेकुलर प्रोसेस के तौर पे हैंडल करना चाहिए। इसको लर्निंग प्रोसेस जो है ये सेकुलर होना चाहिए। तो मैंने इस पे काफ़ी सोच विचार किया है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ। तो जो मेरा नुक्ता नज़र है मैंने सोचा इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने भी रख दूँ। अगर आप इसमें समझते हैं कि मुझे कहीं रहनुमाई की ज़रूरत है तो मेरी रहनुमाई भी ज़रूर करें। मेरा नुक्ता नज़र भी देख लीजिए, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रख कर इसको इवेलुएट करें और अगर अच्छा लगे तो अपना लें, और अगर आप समझते हैं कि इसमें कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो मुझे गाइड करें। वो ये मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, वो एचआर डिपार्टमेंट के तहत, किसी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के तहत है, या ओवरऑल मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ के लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ बड़े बड़े होटलों में सेमिनार भी करती हैं, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जहाँ पे लोगों को इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ की तरफ राग़िब किया जाता है कि आप ये स्किल्स अडॉप्ट करें जिसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे ख़्याल में मैंने ये देखा है कि क्यों लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से मज़हब से बेज़ार हैं। तो मैंने जब उनकी वजूहात पे गौर किया तो मेरे ख़्याल में वो किसी हद तक ठीक हैं, बशर्तिया वो जो वजूहात मैं बयान कर रहा हूँ अगर वो उनके ज़हन में हो। एक तो ये है कि मजहबी लोगों ने, बाज़ मजहबी तबक़ात के बाज़ लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म को तबलीग दीन का मौजू बनाया है। यानी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पे कोई वर्कशॉप रख लेंगे, टाइम मैनेजमेंट के नाम पे रख लेंगे, कोई और सॉफ्ट स्किल्स के नाम पे कोई वर्कशॉप सेमिनार रख के, तो वो मौजू की हद तक तो वो लिखा होगा टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके अंदर जो डिस्कशन का फॉर्मेट है वो सारे का सारा मजहबी रख देंगे। उसमें ये नहीं पता चलता कि ये एज अ साइंस मैं सीख रहा हूँ या मैं मज़हब के हवाले से किसी ख़िताब के अंदर बैठा हुआ हूँ। कुरान पाक की आयतें होंगी, अहादीस नबवी होंगी, फिर उसके बाद इस्लामी तारीख़ से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें निकालनी शुरू कर देंगे। बट उसको जो इसका जो साइंटिफिक प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, जो सॉफ्ट स्किल्स के टॉपिक हैं मुख्तलिफ़, उनके जो साइंटिफिक प्रोसेस हैं जो मुख्तलिफ़ किताबों में लोगों ने रिसर्च करके लिखे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो वो जिस पर्पज़ के लिए ट्रेनिंग रखी जाती है वो पर्पज़ तो फौत हो जाता है, बल्कि उसकी आड़ में लोग अपने मजहबी अकायद की या मसले की नज़रियात की तबलीग शुरू कर देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि वो शायद एक आम आदमी को कन्वर्ट करके मौलवी बनाना चाह रहे हैं, या वो मज़हब की सद तक वो गलत तरीके से वहाँ पे प्रोजेक्शन करते हैं कि लोग मज़हब के हवाले से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को बिल्कुल नाजायज़ समझना शुरू कर देते हैं। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि वो शायद बाज़ लोगों ने सिर्फ कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ ली होती हैं, या अगर किसी और मज़हब का आदमी है तो उसने अपने मज़हब की इल्हामी किताब के थोड़े से रेफरेंसेस याद कर लिए होते हैं, कुछ हदीस मुबारक याद कर ली होती हैं, तो बस उन्हीं को कोट करके वो अदब और ताज़ीम के दायरे में रहते हुए वो कहेगा जी कि ये सॉफ्ट स्किल्स हैं और ये प्रॉफिटिक या अल्लाह ताला के अहकामात हैं, तो आप इन पे अमल करें तो ये मसले हल हो जाएंगे। वो उस प्रोसेस को डिफ़ाइन नहीं करते साइंटिफिक, जिसको अडॉप्ट करने से मसला हल होता है। तो मेरे ख़्याल में इसलिए बाज़ लोगों ने जब देखा कि बाज़ मजहबी तबक़ात के बाज़ नुमाइंदे लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को जब नेगेटिवली और मिसयूज़ करते हैं, तो दूसरे लोगों में जो इतने मज़हब के करीब नहीं हैं उनमें नफ़रत का बायस बनते हैं। तो इस वजह से लोगों ने कहा, और एक उसकी दूसरी वजह ये है कि बाज़ ट्रेनर ऐसे होते हैं जो मज़हब को ट्रेनिंग प्रोसेस से इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि उनकी अपने मज़हब के ऊपर कोई स्टडी या ग्रिप नहीं होती। उनका सारे का सारा ट्रेनिंग सेशन कट एंड पेस्ट की वजह से होता है। किसी एक ऑथर की टाइम मैनेजमेंट पे किताब पढ़ ली, उसके मुख्तलिफ़ चैप्टर्स पढ़ लिए, उसी में से सारी स्लाइड्स बना के उसके मवाद को रट के और उसी को उन्होंने प्रेजेंट करना होता है। वो जो एबिलिटी होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की और कॉन्सेप्चुअल कनेक्टिविटी की जो एबिलिटी है वो ट्रेनर में सिरे से होती नहीं है, क्योंकि मज़हब को उसने पढ़ा नहीं होता। अगर हम इस्लाम की बात करें
ना उसने कुरान पाक इस तरह से पढ़ा है, ना हदीस नबवी इस तरह की इस अंदाज से उसने पढ़ी हैं। तो चूँकि मज़हब पे ग्रिप नहीं होती तो वो अपनी कमी को, अपनी ख़ामी को छुपाने के लिए ये कह देता है कि हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को सेकुलर रखेंगे, हम उसमें मज़हब नहीं दाखिल करते। उसकी एक वजह भी होता है कि बाज़ लोगों ने ट्राई की है मज़हब को उसमें एंटर करने की, चूँकि मज़हबी मामला पे ग्रिप नहीं है और अंदाज़े बयान में एहतियात नहीं है, तो वो एक आध मज़हबी टॉपिक जब छेड़ते हैं अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के किसी टॉपिक के अंदर, तो उसको समेटने की सलाहियत नहीं रखते। अगर जवाब में किसी ने कोई क्रिटिकल क्वेश्चन कर दिया है उनकी बात को समझने के लिए, तो उस सवाल के जवाब देने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि सलाहियत आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको उन चीज़ों को पढ़ना और समझना पड़ता है। तो वो चूँकि सिरे से स्टडी कोई नहीं है इस्लाम की, तो इसलिए वो बाज़ लोग, दो वजूहात हैं, एक तो ख़ुद मज़हबी तबक़ात के लोगों ने इस अंदाज़ से मज़हब की तबलीग करके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की है कि लोग मज़हब बेज़ार हो गए हैं। और दूसरे वो ट्रेनर्स जो कट एंड पेस्ट ट्रेनर्स हैं, जिनकी अपनी कोई ग्रिप नहीं है और अपनी स्टडी कोई नहीं है, उन्होंने फिर अपनी ख़ामी को छुपाने के लिए, अपने लैक ऑफ नॉलेज को छुपाने के लिए भी मज़हब को इन चीज़ों से दूर रखा है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें गलत हैं। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि अगर आप जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मुख्तलिफ़ टॉपिक डिस्कस करते हैं और उन टॉपिक्स के तहत मुख्तलिफ़ केस स्टडीज़ पेश करते हैं, मुख्तलिफ़ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के CEOs की केस स्टडीज़ पेश करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन में उन लोगों की केस स्टडीज़ पेश करते हैं जो नीचे से बिल्कुल ब्रोक हालत से कुछ बन के उन्होंने मुकाम हासिल किया है सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर अब्दुल अस्तार ईदी हैं, उनका कोट कर लेते हैं, जहांगीर खान स्क्वाश के प्लेयर हैं, इस तरह और बहुत सारी नुमाइंदा शख्सियात हैं पाकिस्तान में। वेस्ट में चले जाएं तो ये एप्पल का जो बानी है उसका आप देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, और बहुत सारी आपको ऐसी बिज़नेस पर्सनालिटी मिल जाएंगी जिन्होंने अपनी बिज़नेस विजडम के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन के साथ अपने अपनी फ़ील्ड में महारत हासिल की है, और उस महारत को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, जो नुक्ता नज़र उन्होंने ज़िंदगी के मुतालिक डिज़ाइन किया है, उसको हम पढ़ के अपनी ट्रेनिंग में डिलीवर करते हैं और हम समझते हैं कि वो सेकुलर प्रोसेस है। तो मैं आज अपने दोस्तों की खिदमत में ये कह लीजिए गलतफ़हमी दूर करना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सेकुलर है, वो नहीं है। इसलिए कि अगर आप ब्रायन ट्रेसी, मैं मिसालें देता हूँ चंद एक। ब्रायन ट्रेसी की किताब है मैक्सिमम अचीवमेंट। मैक्सिमम अचीवमेंट में ब्रायन ट्रेसी सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट के हवाले से अपनी किताब में हज़रत इब्राहिम बिन अदम का एक वाक़या नोट करता है, और वो वाक़या जो नोट कर रहा है वो बेसिकली हज़रत तज़किरतुल औलिया, हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार की किताब में से हज़रत इब्राहिम बिन अदम जो वलीउल्लाह गुज़रे हैं, उनकी किताब का जब अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ, उस तर्जमे से ब्रायन ट्रेसी ने पिक किया। तो वो 800-900 साल पहले की किताब है, ब्रायन ट्रेसी की इस किताब से पहले। तो वो 800-900 साल पहले का हज़रत इब्राहिम बिन अदम का वाक़या तज़किरतुल औलिया में से उठा के अगर ब्रायन ट्रेसी जैसा ट्रेनर, अपनी बड़ी मशहूर आलम किताब है मैक्सिमम अचीवमेंट, अगर उसमें लिखता है और उसका ट्रेनिंग का प्रोसेस ख़राब नहीं होता, तो हमें क्या प्रॉब्लम है उससे। इसी तरह नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके ऊपर परसिस्टेंस के ऊपर एक चैप्टर है, मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर। तो सब्र व तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी, इस सलाहियत को समझाने के लिए नेपोलियन हिल कहता है कि अगर आपने किसी आदमी की ज़िंदगी में इन दो सलाहियतों का अमली नमूना देखना है, तो आप मुसलमानों के नबी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बीती पढ़ें। तो उसने, नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को मुस्तकिल मिजाजी और हौसला अफजाई के चैप्टर में प्रेजेंट किया है कि अगर कोई आदमी अपने पर्पज़ के साथ मुखलिस हो, डेडिकेटेड हो, तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों में हौसला ना हारे, सब्र व तहम्मुल से काम करे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चले, तो वो अपने मकसद को पा सकता है। तो उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को कोट किया है। इसी तरह स्टीवन कोवी है, अब वो बेसिकली चर्च ऑफ मोरमन से है। वो जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल आप पढ़ते हैं किताब, वो ओरिजिनली पहले चर्च ऑफ मोरमन के लिए लिखी गई थी। हर चर्च के अपने ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ताकि वो अपने अपने मेम्बरान की तरबियत कर सकें। वो जब वहाँ पे हिट हुई तो उन्होंने फिर उसका एक इंटरनेशनल एडिशन तैयार किया, तब वो मार्केट में आई इंटरनेशनली। इस तरह जॉन मैक्सवेल है, वो ओरिजिनली पादरी है, अभी भी पादरी है।
तो पादरी था, तो ये चर्च की तबलीग करते करते, बाइबल मुक़द्दस की तबलीग करते करते साथ उसने अपने चर्च के मेंबरान की डेवलपमेंट के लिए लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स और बुक्स वगैरह तैयार किए हैं। तो वो भी मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। मगर फ़र्क सिर्फ ये है हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि हम जिन लोगों से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का या मोटिवेशनल साइकोलॉजी का या मोटिवेशनल लिटरेचर हम जिन लोगों से ले रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, हम उनकी मर्ज़ी से नहीं ले रहे हैं। मैंने कभी किसी मोटिवेशनल लिटरेचर की किताब में किसी भी ऑथर की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि आप दुनिया के हर आदमी से रहनुमाई ले लें, मगर खुदा न खास्ता कभी किसी मज़हब की तरफ ना जाए रहनुमाई के लिए, इसलिए कि वो सारे समझदार लोग हैं, काबिल लोग हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, वो एक्सपेरिमेंटल साइंसेस का टॉपिक है। वो आपको बताता है कि स्टेप बाय स्टेप जब आप इस तरह से कदम उठाएंगे तो आप इन रुकावटों को अबूर करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। इस साइंटिफिक प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए और इसमें इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल फ्यूल भरने के लिए वो दुनिया के हर केस स्टडी से मदद लेते हैं। वो बाइबल मुक़द्दस से भी मदद लेते हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यसु मसीह, जीसस क्राइस्ट की तालीमात से भी मदद लेते हैं, वो नॉन मुस्लिम होते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी मदद लेते हैं, जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि किसी सॉफ्ट स्किल्स के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी थ्योरी होती है जो उसको समझने में, अप्लाई करने में और उससे रिज़ल्ट को हासिल करने में मदद देती है। उस थ्योरी और कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन में वो हर उस सोर्स से मदद लेते हैं जिसमें उस मौजू का मवाद पाया जाए। तो मैंने आज तक कभी किसी वेस्टर्न ऑथर को, मोटिवेशनल लीडर को कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है आप इसको सेकुलर रखें, इसको मज़हब से परे रखें, बल्कि इसके उलट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की किताबें अब रुझान आ रहा है कि वो समझते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी नहीं है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को वो मोटिवेशनल साइंसेस में कन्वर्ट करके तो ह्यूमन कनेक्टिविटी को आसान बनाते हैं। यानी इसको अगर हम मज़हबी ज़ुबान में कहें तो हकूक़ुल इबाद का जो शोबा है वो मोटिवेशनल साइंसेस का शोबा है आपका। सेल्फ हेल्प लिटरेचर जो है वो सारे का सारा हकूक़ुल इबाद का है, मगर उसमें जो आपके एथिक्स आते हैं, जो सोसाइटी की ओवरऑल आप कह लीजिए ह्यूमन डीलिंग को इम्प्रूव करना हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो बेसिकली एथिक्स के ऊपर बेस करता है। आपकी एचआर की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो हैं, अगर उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स या हरासमेंट के लॉज वगैरह हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जिनका ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ और एथिक्स के साथ ताल्लुक़ है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अच्छाई और बुराई के जितने भी कॉन्सेप्ट में उसमें मज़हब को जब आप बाहर निकालेंगे तो अक्सर कॉन्सेप्ट आपके गड़बड़ हो जाएंगे, डगमगा जाएंगे। तो इसलिए जितने भी समझदार ऑथर्स हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस को जहन में रख कर हर एक से मदद लेते हैं। वो स्टीवन कोवी से, ज़िग ज़िगलर से, एंथनी रॉबिन से मदद लेने के साथ साथ वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी मदद लेते हैं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से भी मदद लेते हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन अंबिया अलैहिस्सलाम की शख्सियात से भी मदद लेते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में जब उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़े थे तो उन्होंने क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की। हमारे नज़दीक वो रिवील्ड मेथडोलॉजी थी, मगर वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट होती है तो वो साइंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेशक उसका सोर्स ओरिजिन रेवोल्यूशन ही हो, मगर जो वो प्रैक्टिकल कन्वर्ट होगी साइंस में तो उससे हर आदमी मुस्तफ़ीज़ हो सकता है, उससे नॉन मुस्लिम भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा जहाँ तक ख़्याल है, इसको समराइज़ करते हुए, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस अगर आप इसको फुली यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, फुली बेनिफिशियल बनाना चाह रहे हैं, तो आप इससे रिलीजन से भी ज़रूर मदद लें। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि रिलीजन में वो साइंटिफिक प्रोसेस जो डिस्कवर किया होता है वो रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में होता है। यानी अगर इधर हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स का, तो मज़हब में या इस्लाम में वो तज़किया नफ्स के नाम से मशहूर होगा। तो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है जिससे कन्फ्यूजन पैदा होती है, मगर मीनिंग बिहाइंड द बोथ इज़ द सेम। वो तज़किया नफ्स में भी अपनी ज़ात का, अपने इमोशंस का, इमोशनल इंटेलिजेंस है। वो कुरान सूरह यूसुफ में है इमोशनल इंटेलिजेंस की आयत। बहुत यानी कुरान पाक का
आप यूँ कह लीजिए, या हदीस नबविया का, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जितना भी आप मुताला करना चाह रहे हैं, वो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कैद है। तो आप अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लें साइंटिफिक प्रोसेस को स्टडी कर कर कि आप टर्मिनोलॉजी से गुज़र कर एग्जैक्टली मीनिंग्स को देखने के काबिल हो जाएं। जब आप टर्मिनोलॉजी की बैक पे उसकी रूह को कैप्चर करने के काबिल हो जाएंगे, तो आपको मोटिवेशनल लिटरेचर के अंदर विदाउट टर्मिनोलॉजी इस्लाम भी नज़र आ जाएगा। और इधर आपको टर्मिनोलॉजी के पीछे वो सारा मोटिवेशनल लिटरेचर और उसकी स्पिरिट नज़र आ जाएगी, जो आप इधर टर्मिनोलॉजी की वजह से, बेजारी की वजह से इस्लाम की तरफ नहीं आना चाह रहे, या मोटिवेशनल लिटरेचर की तरफ नहीं आना चाह रहे। तो प्रॉब्लम दोनों साइडों पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी को ना समझने का है, मगर उस टर्मिनोलॉजी के पीछे माना और मफ़हूम, मीनिंग्स, स्पिरिट वो वन एंड द सेम थिंग है। इधर भी ये तज़किया नफ्स का जो है प्रोसेस कि इंसान की कैपेसिटी को, उसकी सॉफ्ट स्किल्स को, उसके आईक्यू लेवल को, उसके स्पिरिचुअल लेवल को, उसके इमोशनल लेवल को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो मुसलमान से मोमिन बनने का सफ़र जारी रखे, ताकि उसकी डेवलपमेंट होती रहे और वो मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने। और जब वो अच्छे इंसान में कन्वर्ट होगा तो यही मोमिन बनने का सफ़र भी है और ये उसकी मंजिल भी है। तो इधर जो प्रोसेस है नीचे से ऊपर तक का सफ़र, वो मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी के अंदर हमें कैद जब देखते हैं तो हम समझते हैं ये मजहबी साइंस है, हालांकि वो मजहबी साइंस नहीं होती, वो वही सेकुलर साइंस है, मगर उसको मजहबी टर्म्स दे दी हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे कि ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किसने करवाई है, इस्लाम ने कराई है, क्रिश्चियनिटी ने कराई है, या सारे मज़ाहब में ये मुश्तरका है। तो इधर सेकुलर, अब फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि एक अच्छा ट्रेनिंग मैनेजर या एक अच्छा आदमी जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहा है, उसकी दोनों साइडों पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर वो इस्लाम को समझना चाह रहा है फ्रॉम मोटिवेशनल लिटरेचर या सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर सबसे पहले वो मोटिवेशनल लिटरेचर को, सारी सॉफ्ट स्किल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, साइंटिफिक प्रोसेस को साइंटिफिकली पहले स्टडी कर ले, ताकि वो इस फील्ड में पहले महारत हासिल कर ले। जब इस फील्ड में महारत हासिल करके कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा कि किस साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो बेहतर तरीके से कुरान पाक में वो आयत या वो हदीस तलाश कर पाएगा जो एग्जैक्टली उसी माना और मफ़हूम की है। अदरवाइज़ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको मज़हब में वो चीज़ें साबित करने का इतना शौक़ है कि मोटिवेशनल साइंस में किसी सॉफ्ट स्किल्स का कॉन्सेप्ट कुछ और है और उसको ज़बरदस्ती किसी ऐसी आयत पे अप्लाई कर दिया जिसका उससे दूर दूर से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो दोनों तरफ सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर कोई आदमी रिलीजन में एक्सपर्ट है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वेस्टर्न मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे कि ये इस्लाम से कितना दूर है और कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं जहाँ पे इस्लाम अपनी विज़डम, अपनी थियोलॉजी, अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी हिकमत, अपनी सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी के जो ट्रेंड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करा के वेस्टर्न मोटिवेशनल लिटरेचर में जो गैप है इसको पूरा कर सके। तो इधर भी ज़िम्मेदारी वाला काम है हसास, और इधर भी ज़िम्मेदारी और हसास काम है। तो जब दोनों साइडों पे दोस्ती नहीं होगी, इंटरफेथ डायलॉग नहीं होगा बिटवीन रिलीजन एंड मोटिवेशनल साइंसेस में, तो उस वक्त तक ये गैप ब्रिज नहीं बनेगा ताकि दोनों तरफ़ों के लोग एक दूसरे के करीब आ सकें। तो मैं समझता हूँ बेस्ट ट्रेनिंग वो होती है जिसमें साइंटिफिक प्रोसेस को छोड़े बगैर, उसको मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट किए बगैर, ताकि लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करने में आसानी रहे। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसके अंदर मोटिवेशन भरने के लिए, इंस्पायरेशन बनने के लिए और फर्दर एक्स्ट्रा स्टेप्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जिसको अभी साइंटिफिक प्रोसेस ने डिस्कवर नहीं किया, वो आप इस्लाम से भी लेके मदद कर। दोनों का अल्टीमेट पर्पज़ ये होना चाहिए कि वो बंदा जिसके लिए सारी मेहनत कर रहे हैं वो ग्रो करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मेरी एक हम्बल सी ऑब्ज़र्वेशन है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि अच्छा ट्रेनर वो होगा जो मुख्तलिफ़ ऑथर्स की से मदद लेने के साथ साथ मजहबी जो बानियान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हिंदुओं में श्री कृष्णा है, इस तरह यहूदियत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, बुद्धिज़्म में दलाई लामा है या महात्मा बुद्ध हैं, चाइनीज़ मज़हब में कन्फ्यूशियस हैं और बहुत सारे हैं। तो उनकी विज़डम से भी आप गाइडलाइन लेके तो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को या ट्रेनिंग कंटेंट्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बट जस्ट इतना सिर्फ ख्याल रखना होगा
कि वो कोई मज़हबी तबलीगी सेशन ना बने, वो ट्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा रहे। मगर उसको कनेक्ट करने से क्या होता है कि लोगों की जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, जो उनकी रूहानियत है, वो उनके मौजू और उस प्रोसेस के साथ लिंक हो जाती है, जिससे उनकी शख्सियत में हमागिरियत या कह लीजिए कलेक्टिव अप्रोच के साथ डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो ये चंद टूटे फूटे अल्फाजों में बेरब्त सी गुफ्तगू में मैंने कोशिश की है कि मैं अपना नुक्ता नज़र आप तक पहुंचा सकूं। इसमें आप जहां समझते हैं कि मुझे रहनुमाई की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर आप रहनुमाई करें, और जब आप समझते हैं कि इसमें आप को चीज़ें अच्छी लगी हैं तो ये आप आगे भी कम्युनिकेट कीजिए, अपने नुक्ता नज़र को भी रीवैल्यूएट कीजिए और ट्रेनिंग प्रोसेस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखिए। दोनों साइड्स पे, इस्लामिक साइड पे भी और मोटिवेशनल लिटरेचर की साइड पे भी बहुत कुछ सीखने के लिए अभी पड़ा है। मुझे 18-20 साल हो गए, मगर अभी भी मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म हूँ, मुझे दिन ब दिन इसमें रहनुमाई की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसकी कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। तो इंसान सारी उम्र तालिब इल्म ही रहता है, मगर जब आप डिलीवरी की स्टेज पे आते हैं, जब आप ट्रेनिंग के किसी सेशन को लेके तो उसको लीड करने की पोजीशन में आते हैं, तो फिर एक ट्रेनिंग सेशन के लीडर होने की हैसियत से उसके सारे तकाज़े भी पूरे ज़रूर करें। अदरवाइज़ लोग आपकी बातों से कोशिश करें कि मुस्तफ़ीज़ हों, उनकी कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफ़ा ना हो। वो जो कन्फ्यूजन लेके आएँ उसको क्लियर करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। तो इंशाल्लाह बाकी फिर किसी और वक्त और किसी टिप एंड टेक्निक के साथ आपकी खदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।